दोस्तों, यूरोपीय कूटनीति तेजी से फट रही है। क्या एक राजनेता की कल्पना करना संभव है जो मॉस्को और वाशिंगटन दोनों के साथ संबंधों को बर्बाद करने में कामयाब रहा है और साथ ही यूरोपीय संघ में अपने सहयोगियों को नाराज करता है? यह असंभव लगता है, लेकिन काया कैलस ने इसे संभाला जैसे कि उसका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक विरोधियों को हासिल करना था। उसने अधिकतम वृद्धि का रास्ता क्यों चुना? उसके फैसलों के पीछे क्या है? आइए इसे समझें। उसके जोरदार रूसी विरोधी बयान एक सख्त शिक्षक की अभिव्यक्ति के साथ बोले गए, जो 2 साल के बच्चों को अवांछनीय रूप से उच्च अंक देता है, जिससे यूरोपीय अधिकारियों के कार्यालयों में भी घबराहट होती है। बर्लिन में वे गंभीरता से आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या यह किसी अधिक संयमित और तर्कसंगत व्यक्ति के साथ संवाद करने के लायक होगा। उसकी बयानबाजी में कोई समझौता नहीं है, केवल कठोर बयान, अपने स्वयं के अधिकार में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरा एक स्पष्ट रूप है। लेकिन जब यूरोप तेजी से समाधान खोजने के विचार की ओर झुक रहा है, कैलास, जैसे कि परिवर्तनों से बेखबर, बढ़ते दबाव पर जोर देना जारी रखता है, स्थिति को सीमा तक लाने की मांग करता है। ऐसा लगता है कि उसकी नीति एक रणनीति नहीं है, लेकिन भावनात्मक नारों का एक सेट पूरी तरह से उसकी स्थिति की दृढ़ता को प्रदर्शित करने की इच्छा से निर्धारित होता है। यह सब पहले से ही इस विषय पर एक तरह के मैनुअल में बदल रहा है, एक शब्द में सभी के साथ संबंधों को कैसे बर्बाद किया जाए और राजनीतिक वजन कम किया जाए। यह सब इस तथ्य के साथ शुरू हुआ कि विदेशी मामलों के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि का पद संभालने के बाद कैलस ने अपने पहले प्रमुख प्रस्ताव के साथ अपने सहयोगियों को सचमुच चौंका दिया, एक प्रसिद्ध देश को 40 बिलियन यूरो तक सैन्य समर्थन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उसने इसे चर्चा या राजनयिक वार्ता के प्रारूप में नहीं, बल्कि पूर्व समझौते और परामर्श के बिना तैयार समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने यूरोपीय संघ को एक वित्तीय मशीन के लिए गलत समझा जो मांग पर आवश्यक मात्रा जारी करता है। यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया आने में लंबा नहीं था। फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल ने स्पष्ट किया कि वे इस तरह के अचानक कदम का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि हंगरी, जो पहले से ही ब्रुसेल्स के साथ बहस करने के आदी है, ने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए क्षण लिया। बर्लिन में उन्होंने बस अपने हाथों को थके हुए फैलाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि व्यवसाय करने की ऐसी शैली यूरोपीय कूटनीति के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। आखिरकार, ऐसे निर्णय अनायास नहीं किए जाते हैं, खासकर उन स्थितियों में जब यूरोपीय संघ के कई देशों को पहले ही गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कैलास यही नहीं रुके। अपनी नई स्थिति में उसका पहला कदम एक वास्तविक कार्मिक तख्तापलट में बदल गया। इटली और स्पेन के उच्च पदस्थ अधिकारियों को स्पष्ट स्पष्टीकरण या चर्चा के बिना यूरोपीय विदेश संबंध सेवा में अप्रत्याशित रूप से अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। ऐसा लगता था कि उसने उन सभी को बाहर करने का फैसला किया था जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे या एक अलग दृष्टिकोण की पेशकश कर सकते थे। हालांकि इस तरह के कट्टरपंथी कदम शायद ही कभी लाभ लाते हैं, बल्कि इसके विपरीत वे सिस्टम को कमजोर करते हैं और एक दुष्चक्र बनाते हैं जिसमें केवल वे ही रहते हैं जो बिना शर्त नेता का समर्थन करते हैं। अब कैलस का कार्यालय समान विचारधारा वाले लोगों के एक बंद समूह की तरह है, जहां एक समान राय है और किसी भी असंतोष को खतरे के रूप में माना जाता है। यूरोपीय विदेश संबंध सेवा, जो यूरोपीय संघ के राजनीतिक कौशल का केंद्र होना चाहिए, एक ऐसे स्थान में बदल रही है जहां व्यावसायिकता और व्यावहारिकता की तुलना में प्रदर्शनकारी वफादारी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कैलास यूरोप के साथ संबंधों को बर्बाद करने में कामयाब रहा, तो अमेरिका के साथ स्थिति और भी कठिन हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनका कठोर बयान, जब उन्होंने संघर्ष को हल करने के लिए अपनी पहल को गंदा सौदा कहा, शायद सबसे गंभीर गलतियों में से एक था। नतीजतन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अनावश्यक टिप्पणियों और जोरदार बयानों के बिना अपने कार्यक्रम से उनके साथ बैठक को बाहर कर दिया। राजनीतिक हलकों में इस तरह के इशारे का मतलब न केवल अनदेखी करना है, बल्कि वास्तव में महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों के सर्कल से पार करना है। यह एक संकेत है कि इस व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर माना जाना बंद हो गया है, और यह संकेत ब्रुसेल्स में सुना गया था। एक नई स्थिति बनाने की आवश्यकता के बारे में अधिक से अधिक चर्चा है। एक प्रसिद्ध देश के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि, जो कैलास की कुछ जिम्मेदारियों को संभाल सकते थे,
इस विचार को प्रभावशाली यूरोपीय राजनेताओं में से एक एंटोनियो कोस्टा ने आवाज दी थी। ब्रुसेल्स की राजनीतिक भाषा में यह अब केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक प्रकार का नरम संकेत है कि एक व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है। वास्तव में यह आधिकारिक तौर पर उसे अपने पद से हटाए बिना प्रमुख प्रक्रियाओं में कैलास को बदलने का प्रस्ताव है। उसकी नीति अब न केवल कठिनाइयों का निर्माण करती है, बल्कि वास्तव में यूरोपीय संघ के प्रभावी कार्य में बाधा डालती है। और अगर यह कूटनीतिक विफलता नहीं है, तो ऐसा क्या माना जा सकता है? जबकि कुछ राजनेता विभिन्न पक्षों के हितों के बीच सावधानीपूर्वक पैंतरेबाजी करते हैं, काया कलास आत्मविश्वास से ब्रसेल्स के माध्यम से एक क्रिस्टल स्टोर के माध्यम से बुलडोजर की तरह चलता है। मीडिया पहले से ही स्पष्ट रूप से लिख रहा है, उसके स्थान पर हमें प्रभाव अनुभव वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, अधिमानतः सरकार का एक पूर्व प्रमुख, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भी विषय से ग्रस्त नहीं। और विषय जाहिर है रूस है। अपनी नई स्थिति में पहले दिन से कैलस ने बड़ा खेलने का फैसला किया। उनका बयान एक कमांडिंग आवाज की तरह लग रहा था। यूरोपीय संघ एक प्रसिद्ध देश को संघर्ष जीतने के लिए चाहता है, बिना संकेत के, बिना आरक्षण के, बिना सावधानी के। एकमात्र समस्या यह है कि यूरोपीय परिषद के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में पहले कभी इस तरह के फॉर्मूलेशन शामिल नहीं थे, क्योंकि अनुभव वाले राजनेता शब्दों के परिणामों को समझते हैं। लेकिन जैसा निकला, उनमें से सभी नहीं। और यह सिर्फ एक वार्म अप था। जैसे ही कैलस अपनी कुर्सी पर बस गया, उसने जमे हुए रूसी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानूनी खामियों को खोजने की गंभीरता से मांग की। पहली नजर में तर्क स्पष्ट है, हमलावर को दंडित करना। लेकिन जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड ने तुरंत आपत्ति क्यों की? क्योंकि यूरोपीय संघ में अजीब तरह से पर्याप्त है, अभी भी अपने सिर के साथ सोचने की आदत है। यूरोपीय संघ की परिषद की कानूनी सेवा ने तुरंत चेतावनी दी, इस तरह के कदम से मुकदमों का हिमस्खलन होगा और यूरोप की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को खतरा होगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया है, यह कहते हुए कि निवेशक बस अधिक विश्वसनीय न्यायालयों में जा सकते हैं। आलोचना तुरंत आई, न केवल यूरोपीय सहयोगियों से, बल्कि रूस से भी। इतालवी प्रेस ने कैलस के बयानों की तुलना शब्दों की एक अर्थहीन धारा से की, जिसे एक दावत में एक टिप्पी अतिथि से सुना जा सकता है। रूसी राज्य ड्यूमा भी एक तरफ नहीं खड़ा था। आंद्रेई कोलेस्निक ने कहा कि कैलस को अभी भी केवल उनकी अदूरदर्शिता के लिए याद किया जाता है। लियोनिद स्लटस्की ने अपनी बयानबाजी को हिस्टेरिकल कहा और संकेत दिया कि अब यूरोपीय संघ खुद अपने फैसलों से बंधक बनाए जाने से डरता है। और सर्गेई लावरोव ने अपनी विशिष्ट विडंबना के साथ उस पर एक और राजनीतिक लेबल थप्पड़ मारा, जिसमें कहा गया था कि कैलस नियमित रूप से उन पहलों का प्रस्ताव करता है जो रूस को विश्व व्यवस्था में अपनी जगह लेने से रोकना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ रूस के बारे में नहीं है। यूरोपीय संघ के भीतर भी कैलास का काम इसके उत्तर से अधिक प्रश्न उठाता है। जर्मन मीडिया इस बात पर जोर देता है कि उसके लगभग हर फैसले से ही तनाव बढ़ता है। आइए उसके पसंदीदा विषय को याद करें, एक प्रसिद्ध देश को 40 बिलियन यूरो की सहायता। उसने कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी। बड़े पैमाने पर समर्थन का उसका प्रस्ताव बुरी तरह विफल रहा। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और, जाहिर है, हंगरी सभी ने पहल का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस सूची को अब मुद्रित किया जा सकता है और विफलता की याद के रूप में उसके कार्यालय में लटका दिया जा सकता है। बर्लिन अभी भी सोच रहा है कि समर्थन की घोषणा करना क्यों आवश्यक था, जो मौजूद नहीं है। यह अब केवल एक गलती नहीं है, बल्कि अचानक ऐसा होगा कि भावना में एक रणनीति है। मैं के माध्यम से नहीं मिला। और अब हम फिर से वही परिदृश्य देख रहे हैं। कार्मिक परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष, अलगाव। यूरोपीय संघ की संरचनाएं मूर्ख नहीं हैं, वे देखते हैं कि रणनीति के बजाय पर्स की नीति कब शुरू होती है। अब ईआरयू कर्मचारी इस पर चर्चा कर रहे हैं, गुमनाम शिकायतें लिख रहे हैं और कॉलस की नई प्रबंधन शैली के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। और यह शैली नेतृत्व के बजाय मेरी अपनी शक्ति के प्रदर्शन की तरह है। मैं यहां प्रभारी हूं और मुझे आपके अनुभव में कोई दिलचस्पी नहीं है। परिणाम निराशाजनक है। एक राजनेता जो लगभग सभी प्रमुख यूरोपीय संघ के खिलाड़ियों के साथ संबंधों को बर्बाद करने में कामयाब रहा है। पेरिस और बर्लिन समर्थन नहीं करते हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका की उपेक्षा करता है। सहकर्मी नुकसान में है, निवेशक दहशत में है। कूटनीति के बजाय जोर से नारे, रणनीति के बजाय अराजक निर्णय, सहयोगियों के बजाय टूटे हुए संबंध। यदि यह यूरोपीय राजनीति का नया मॉडल है, तो यह यूरोपीय संघ को नीचे तक ले जा रहा है। एक राजनीति के लिए स्वेच्छा से खुद को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता से बाहर करने के लिए 3 चीजें पर्याप्त है। वाशिंगटन में चलाने के लिए, यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए और सामाजिक नेटवर्क पर मुझे हर किसी के खिलाफ की भावना में एक शो की व्यवस्था करने के लिए। काया कैलास ने इसे विश्व एजेंडा कहने की तुलना में तेजी से निपटाया। दोस्तों, लेकिन यह सब नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रतिनिधि मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काया कैलास को वांछित सूची में रखा था। उनके अनुसार यह केवल पहला कदम है और जाहिर है, दंड से मुक्ति का समय धीरे धीरे अतीत की बात बन रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अपने आधिकारिक बयान में ज़खारोवा ने याद किया कि कैलास ने लंबे समय से खुद को रूस के सबसे कठोर आलोचकों में से एक के रूप में स्थापित किया था। उसने सोवियत सैनिकों को स्मारकों को ध्वस्त करने की नीति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, ऐतिहासिक स्मृति के लिए एकमुश्त अनादर दिखाया। स्मारकों का विघटन, जो दशकों से नाजीवाद से यूरोप की मुक्ति का प्रतीक था, ने अंतःकरीब ध्यान आकर्षित किया। अब रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूर्ण कानूनी बल के साथ इस मुद्दे पर संपर्क किया है। इसीलिए काया कैलास उन व्यक्तियों की सूची में शामिल थे जो रूसी संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित है। ज़खारोवा ने यह भी कहा कि रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारी स्मारकों के विनाश में शामिल सभी लोगों की पहचान करते हुए जांच जारी रखते हैं। अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर उन्हें बर्बरता के तथ्यों की जांच करने और ऐसे आपराधिक कृत्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि यह निकला, व्यक्तित्व गैर ग्राम की सूची इस तक सीमित नहीं है। बाल्टिक राज्यों के अन्य अधिकारी, जिनमें लिथुआनियाई संस्कृति मंत्री साइमन स्कैरिस शामिल है, हाल ही में रूसी आंतरिक मंत्रालय के डेटाबेस में दिखाई दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये सभी आपराधिक संहिता के एक लेख के तहत वांछित है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामला सोवियत सैनिकों को स्मारकों के विनाश और क्षति से संबंधित है। बेशक, कई पश्चिमी राजनेता इस तथ्य के आदी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या उनके पक्ष में विशेष रूप से की जाती है, इस खबर से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आखिरकार, बाल्टिक देशों के प्रतिनिधि अपने संप्रभु अधिकार के बारे में वर्षों से बहस कर रहे हैं कि कौन से स्मारकों को संरक्षित करना है और किसे इतिहास के कूड़ेदान में भेजना है। हालांकि, जब इस तरह के कार्यों के लिए कानूनी जिम्मेदारी आती है, तो तुरंत सवाल उठते हैं। फिर भी आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। बाल्टिक राज्यों में स्मारकों को नष्ट करने का लगातार अभियान किसी का ध्यान नहीं जा सका। पिछले कुछ वर्षों में लात्विया और एस्टोनिया में सोवियत सैनिकों के कई स्मारक ध्वस्त हो गए हैं। सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक रीगा में मुक्तिदाताओं को स्मारक का विघटन था, जो स्थानीय अधिकारियों के उत्साह के साथ था। लात्वियाई अधिकारियों ने दावा किया कि इस तरह से देश अंततः सोवियत अतीत से छुटकारा पा रहा था। यह भूल गया कि इतिहास की इस अवधि में नाजी कब्जे से यूरोप की मुक्ति शामिल थी। एस्टोनिया में भी ऐसी ही स्थिति विकसित हुई है। उदाहरण के लिए, 2023 की गर्मियों में देश के अधिकारियों ने नर्वा में स्मारक को तत्काल नष्ट कर दिया, जो कई वर्षों से सोवियत सैनिकों की स्मृति का प्रतीक था। इससे स्थानीय निवासियों के बीच विरोध की लहर पैदा हो गई, लेकिन आबादी की राय, जाहिर है, लंबे समय से आधिकारिक तेलिंग के लिए प्राथमिकता बन गई है। इतिहास के लिए हमारे पास क्या सम्मान हो सकता है यदि देश के प्रधानमंत्री का दावा है कि सोवियत कब्जे नाजी कब्जे से बेहतर नहीं थे। अब ऐसा लगता है समय बदल गया है और दंड से मुक्ति की नीति समाप्त हो रही है। सवाल उठता है, जो हो रहा है उस पर प्रतिवादी खुद कैसे प्रतिक्रिया देंगे? उनके पिछले बयानों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि वे इसे राजनीतिक उत्पीड़न कहेंगे। हालांकि इस मामले में यह एक रहस्य बना हुआ है कि बर्बरता और स्मारकों के विनाश के लिए न्याय क्यों लाना एक राजनीतिक कार्य माना जाना चाहिए। क्या सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की सजा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर्श नहीं है? विडंबना यह है कि बाल्टिक देश अक्सर कानून के शासन और न्याय के महत्व की बात करते हैं।
स्थानीय राजनेता नियमित रूप से उन लोगों के लिए सजा की मांग करते हैं जिन्हें अपराधी माना जाता है, लेकिन जैसे ही यह अपने स्वयं के निर्णयों की बात आती है, न्याय के बारे में तर्क तुरंत प्रासंगिकता खो देते हैं। लिथुआनिया और एस्टोनिया के आधिकारिक अधिकारियों के लिए वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे रूसी जांच को मान्यता नहीं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन लोगों के लिए अशुद्धता का प्रावधान नहीं करता है जो जानबूझकर ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करते हैं। इसके अलावा स्मारकों का विघटन बाल्टिक देशों की सामान्य नीति का केवल एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य रूस के साथ टकराव को बढ़ाना है। लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया पारंपरिक रूप से एक कठिन रूसी विरोधी स्थिति लेते हैं। उनकी सरकारें नए प्रतिबंधों, सैन्य खर्च में वृद्धि और मास्को के साथ आर्थिक संबंधों के पूर्ण विच्छेद की वकालत करती है। हालांकि अखंडता की तलाश में वे अक्सर अपने ही देशों के लिए वास्तविक आर्थिक परिणामों की अनदेखी करते हैं। कैलास में क्या गलत है? लगभग सब कुछ। सबसे पहले, वह विनाशकारी रूप से बातचीत करने में असमर्थ है। यह एक बुनियादी कूटनीतिक कौशल है, लेकिन यह उसके लिए उपलब्ध नहीं है। एक प्रसिद्ध देश के लिए 40 बिलियन यूरो के प्रस्ताव की विफलता की व्याख्या कैसे करें? यहां तक कि फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे कट्टर सहयोगियों ने भी अचानक सिर हिलाना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जब उन्हें निर्देश दिए जाते हैं तो वे इसे पसंद नहीं करते हैं, तुरंत स्वीकृत करें। दूसरी समस्या उसके कठोर बयानों का प्यार है, खासकर संयुक्त राज्य और रूस के बारे में। आप निश्चित रूप से ट्रंप की आलोचना कर सकते हैं, खासकर यदि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। लेकिन अगर आप यूरोपीय कूटनीति के प्रमुख हैं और आपको व्हाइट हाउस के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है, तो शायद आपको उन्हें सोशल मीडिया टूल से नहीं मारना चाहिए। नतीजतन, कैलास को शांति प्रक्रिया से जल्दी से बाहर रखा गया था क्योंकि माता-पिता चैट से शोर पड़ोसी। तीसरा कार्मिक नरसंहार है। यूरोपीय संघ के भीतर संबंधों को मजबूत करने के बजाय उसने उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया जो शायद अन्यथा सोचते थे। इटली और स्पेन के वरिष्ठ राजनयिक अपने रास्ते पर है। क्यों? कौन जानता है? बस एक नई प्रबंधन शैली। नतीजतन, अलगाव, शिकायतें और एक कार्यालय जिसमें सलाहकारों के बजाय केवल एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सच कहूं तो मैं यूरोप की ऐसी खबरों से नाराज हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी किसी और चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संबंधों की स्थापना, इस अंतहीन गतिरोध से बाहर निकलने का एक तरीका जहां हर बैठक झड़प में बदल जाती है और हर नए राजनीतिक संघर्ष के दूसरे स्रोत में। लेकिन इसके बजाय हम एक बार फिर एक अराजक विदेश नीति, फेरबदल और जोरदार बयान देख रहे हैं जो न तो शांति और न ही समझौता करते हैं। मैं एक मजबूत और आत्मविश्वासी दुनिया देखना चाहता हूं जिसमें पार्टियां न केवल अपने हितों की रक्षा करती है, बल्कि बातचीत करने, भविष्य बनाने और संबंधों को नष्ट करने के तरीकों की भी तलाश करती है। लेकिन अब तक यह सब एक राजनीतिक थिएटर की तरह दिखता है, जहां एक निंदनीय राजनेता को दूसरे द्वारा बदल दिया जाता है, और भी अधिक कट्टरपंथी। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि देरसबेर यह चक्र समाप्त हो जाएगा और प्रदर्शन के बजाय हम स्थिरता की दिशा में वास्तविक कदम देखेंगे।